नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है जीके जीएस के रामबाण के नाम से। इसका हम 21वां लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी लेक्चर पढ़ी है, देखिए और देखिए, नोट्स जरूर बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। तभी जो है जीके मजबूत होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मेरा मानना है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आप जो है जीके जीएस में महारत हासिल कर लेंगे। क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि DFCCL, CGPTM, SSC JEE में इंपॉर्टेंट हो गए ही, क्योंकि हम इसको TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 301 है। तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 301। और देखिए किस एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसरो असिस्टेंट या फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 17 अप्रैल 2016 में पूछे गए थे। तो देखिए, गूगल का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है अल्फ़ागो के नाम से। इसको ध्यान रख सकते हैं कि गूगल का एक प्रोग्राम है अल्फ़ागो के नाम से, वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये चाइना का जो बोर्ड गेम है उससे संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ए बोर्ड गेम ऑफ चाइना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि, और देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि गूगल के अभी जो CEO हैं वो सुंदर पिचई है। तो इस तरह से आपको करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय, तो देखिए गैर नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के। तो देखिए, नवीकरणीय जिसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और गैर जो है नवीकरणीय को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे पता चल रहा है कि ये देखिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है तो वो कोयला है, क्योंकि इसको हम जल्दी रिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर बी होगा। जबकि सौर ऊर्जा, पानी, मत्स्य क्षेत्र, ये सब आपको गैर नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि ये नवीकरणीय की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आपको, और देखिए हम लोगों का टारगेट है कि नवीकरणीय जो है ऊर्जा स्रोत की तरफ बढ़ें। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा इस टर्म को, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हम इसको रिन्यू कर पाएंगे। और कैन बी रिसाइकल्ड। जबकि नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि देज आर द नेचुरल रिसोर्स दैट आइदर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और मे टेक मिलियंस ऑफ द ईयर्स। जी हाँ, मिलियंस ऑफ द ईयर्स टू रिप्लेस बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक कोल एंड ऑयल। तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। देखिए, कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम, जबकि नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और देखिए, सम एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियो थर्मल, ये सब आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, नो हार्म डन टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा ज़्यादा नहीं पैदा करते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये जो है ह्यूज हार्म डन टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द जो है हार्मफुल एमिशन। तो धुआं वगैरह है सबसे, और बहुत सारे और एमिशंस जो है यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो इस तरह से इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली रेलवे लाइन का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। देखिए, पहली रेलवे लाइन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब जो है चली थी पहली ट्रेन। तो देखिए, 16 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को ही चली थी। तो यहाँ आपको ध्यान रख लेना है। तो उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी, आपको ध्यान रख लेना है कि वाइसराय थे। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर वाइसराय थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1800 इनका कार्यकाल था, 1848 से लेके 1856 तक। तो लॉर्ड डलहौजी होगा इसका करेक्ट उत्तर। अब देखिए, 1854 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, 1853 में रेलवे की शुरुआत होगी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 1854 में पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत। और देखिए, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए इन्होंने 1854 में वुड डिस्पैच भी लागू किया था। ध्यान रखिएगा, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए उन्होंने वुड डिस्पैच 1854 में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत। और देखिए, इनकी एक
जो है एक रणनीतिक जो है नीति थी, राज्य हड़प की नीति। तो इसके द्वारा राज्य को हड़प लेते थे जिनकी जो है यहाँ पर वंशानुगत जो है नहीं थे। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको बोलते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं, या फिर राज्य हड़प की नीति। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसके शासनकाल में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लाया गया था, या फिर किस गवर्नर जनरल जो है लाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो लॉर्ड डलहौजी, या फिर व्यक्तिगत सिद्धांत उसको बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं राज्य हड़प की नीति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य पूछा गया है। तो देखिए मूल उद्देश्य क्या था, तो पंचायती राज व्यवस्था का, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था शुरुआती में नहीं था, लेकिन 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए 73वां पंचायत ग्रामीण के क्षेत्र में था, जबकि 74वां था नगर में, नगर पालिका को यहाँ पर जोड़ा गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से इसका जो है यहाँ पर गठन किया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी संविधान में। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने के उद्देश्य से ही जो है यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को जो है यहाँ पर लाया गया था। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो देखिए ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल है कहाँ पर, तो यहाँ पर यमुना के किनारे आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसको शाहजहां ने बनवाया था। जबकि हमीदा बानो बेगम ने क्या बनवाया था, तो देखिए हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। इसको जरूर ध्यान रखना है कि दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध टूरिज्म प्लेसेस हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। तो यहाँ पर हुमायूं टैम इसका यानी कि हुमायूं का मकबरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में शामिल कब किया गया था। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर, ध्यान रखिएगा, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पर 42वां संविधान, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर सी होगा, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होगा। तो 42वां संविधान संशोधन करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। 42वां संविधान संशोधन, इसको हम पीडीएफ में सुधार देंगे जब आपको मिलेगी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में, यहाँ पर संविधान में नहीं बल्कि यहाँ पर जो ध्यान रखना है भारत के संविधान में यानी कि प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था और एक जो है सेक्युलर नहीं बल्कि 3 शब्द जोड़े गए थे। अब देखिए वो 3 शब्द कौन कौन से थे, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्द को जोड़े गए थे 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई थी उसी समय जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। अब देखिए इतने सारे इसमें जो है संशोधन किए गए थे, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी जो है संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 3 शब्द लिए कहाँ से गए थे, तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी स्टार्ट 1789 ईस्वी में, 1789 में। तो इसी जो है क्रांति से प्रेरित होकर जो है 3 शब्द भारतीय जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और देखिए जो प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार जो है यहाँ पर संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए अपना जो है प्रस्तावना को। तो देखिए बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से लाइन स्टार्ट होती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन। देखिए सोवरन को जोड़ा गया, उसके बाद देखिए सोशलिस्ट को जोड़ा गया, सॉरी सोवरेन था पहले, सोशलिस्ट सेकुलर को जोड़ा गया उसमें। तो इस तरह से बन गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहाँ पर जोड़ा गया, तो इस तरह से देख सकते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इसको जो है अपना संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर, डेट ध्यान रख लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था और पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज के जो बोर्ड होते हैं उसमें 64 जो है खाने होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो कई बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से शतरंज के बोर्ड होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 8 के यहाँ पर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8
जो है लंबाई का वर्ग है, 8 चौड़ाई का, तो इस तरह से टोटल 64 वर्ग यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में जो है कितनी तिलियाँ होती है। तो देखिए सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाए थे यानी कि डिज़ाइन किए थे पिंगली वेंकैया ने। इस तरह से ऊपर आपको केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है, 3 रंग का, इसलिए इसको ट्राई कलर बोलते हैं। बीच में नेवी ब्लू कलर का यहाँ पर एक अशोक चक्र है जिसमें कुल मिलाकर 24 तिलियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा ये नेवी ब्लू कलर का है जो कि यहाँ पर अशोक चक्र है, तो 24 तिलियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 24 इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका काम है हीमोग्लोबिन का, यानी कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि हीमोग्लोबिन में मुख्यतः जो है आयरन पाया जाता है, और आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सद्भाव के लिए पहला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया है, किसे दिया गया, यानी कि ध्यान रखना है। तो देखिए पहला पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, पहला इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सद्भावना के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सद्भावना के लिए पहला इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो देखिए यहाँ पर 1986 में दिया गया था। 1986 में यासर अराफत को दिया गया था। ध्यान रखिएगा यासर अराफत इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए भारत की प्रधानमंत्री यानी कि शेरनी प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इनके नाम पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय और सद्भाव के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाने लगा 1986 से। पहला मिला 1986 में यासर अराफत को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही जो का अवशेषण की जो शामिल है वो किसका जो है एग्जाम्पल्स है। तो देखिए ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, तो देखिए कैपिलरी एक्शंस होते हैं यानी कि केशिकत्व क्रिया होती है। अब देखिए आपने अगर लालटेन में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था अपने गांव में लालटेन में, तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना है। तो उसमें क्या होता है कि केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शंस के द्वारा ही जो है तेल जो है बत्तियों से ऊपर चढ़ती है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ब्लॉटिंग पेपर में भी यही सेम क्रिया होती है। तो कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकत्व क्रिया इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशेषण और यहाँ पर लालटेन में जो है तेल चढ़ने की क्रिया, ये सब सभी जो है आपको केशिकत्व क्रिया के कारण ही होती है, यानी कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का तात्पर्य क्या है। तो क्या इसका मतलब है ओजोन परत में छेद? नहीं। तो इसका मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन अगर होल बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, तो ये किस मंडल में है। तो देखिए जो वायुमंडल में जो आपके जो लेयर हैं, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल में स्थित है। पहला जो है क्षोभ मंडल, दूसरा जो है समताप मंडल है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन के यहाँ पर सिंबल है O3 होता है और एक गैस होता है ओजोन। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ओजोन की अगर हम मोटाई मापते हैं तो उसको डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ध्यान रखिएगा डॉप्सन यूनिट में ओजोन की मोटाई मापते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी तो क्वेश्चन है पूछा जाता है कि ओजोन मंडल है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए संवैधानिक निकाय यानी कि जिसका संविधान में जिक्र है, चाहे अमेंडमेंट करके या फिर मेन जो है संविधान में। तो देखिए यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग का भी जिक्र है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको जो है अमेंडमेंट करके जो है संथानम जो कमेटी के आधार पे इनको जो है बनाया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के आधार पे किया गया था। तो संथानम कमेटी के आधार पे। और देखिए भारत का विधि आयोग, ये भी जो है संवैधानिक है। जबकि नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसमें इसको जो है जो योजना आयोग था उसके जो है रिप्लेसमेंट किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 2014 में घोषणा हुआ कि नीति आयोग एक जो है बड़ी आएगी, लेकिन इसको बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया। और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके पदेन सभापति होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं
तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जाकर आपने सर्च करना है कि इसके अभी सीईओ और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है। तो सीईओ और उपाध्यक्ष कमेंट में बताइएगा, आप लोग सर्च करके, या फिर याद होगा तब भी बताइएगा, और याद नहीं है तो नेट पे सर्च करके अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो करंट में इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, यानी कि मास्टर कंट्रोल सुविधा, इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं एमसीएफ बोलते हैं, जो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो निगरानी और नियंत्रण किसको? तो जो इसरो के द्वारा जो जो यहाँ सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, यानी कि जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, खास करके कैसा? तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो है सैटेलाइट होते हैं, तो उसकी निगरानी और नियंत्रण के लिए एक बनाया गया है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि हासन कर्नाटक में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हासन कर्नाटक में स्थित है। और जबकि देखिए पूरा जो लॉन्चिंग पैड है अपना श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए श्रीहरिकोटा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर सतीश धवन जो है यहाँ पर केंद्र है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से जो है लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है, तो इसको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसरो की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त के दिन 1969 में 1969 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बंगलोर में स्थित है। और इसके जो है अभी अध्यक्ष कौन है, तो और कितने नंबर के अध्यक्ष हैं कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना। तो पहले तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब लेकिन देर पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक जो है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। वित्तीय समावेशन ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें जो है फ्री में, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट कितने खोले गए जो है आपको ध्यान यहाँ पर आपको रखना है कि बहुत सारे, यानी कि करोड़ों में जो है जन धन योजना के तहत जो है जीरो बैलेंस अकाउंट जो है खोला गया था, इसको ध्यान रखना है। और इस देखिए योजना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना को कार्यान्वयन कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरा वादा है कि अगर ये सीरीज़ आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग लगातार रिवाइज करिएगा, और देखिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।